हाँ साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम रूसो में तीसरी क्लास के रूप में हम रूसो के विचारों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। रूसो की पहली क्लास में हमने रूसो के सामान्य परिचय की बात की और रूसो के विषमता के बारे में विचार खासतौर से उसके थे, हमने वो बात की थी। रूसो की दूसरी क्लास में हमने उसके सामाजिक समझौते को पढ़ा था। लेकिन देखिए, रूसो के सामाजिक समझौते को जो हमने अंत में राज्य के स्वरूप की जब बात की थी, सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव से शुरू करके प्राकृतिक अवस्था से लेकर जिस तरीके से हमने आगे बात की कि किस तरीके से प्राकृतिक अवस्था बिगड़ी, प्राकृतिक अवस्था के 3 चरण हमने देखे, समझौते के कारण हमने देखे, सामाजिक समझौता हमने देखा। फिर हमने सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य का अस्तित्व आया, उस राज्य के अस्तित्व को आप थोड़ा और अगर बेहतर तरीके से तब समझेंगे जब आप रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में देखिए, हम रूसो के शेष जितने विचार बचे वो सारे विचार इस क्लास में हम समेटते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रूसो में आज हम पढ़ेंगे सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जो रूसो के समस्त चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। हम रूसो के चिंतन में सामान्य इच्छा के अलावा हम पढ़ेंगे उसका सामूहिक मैं। एक शब्द आता है सामूहिक मैं। इस विचार को हम रूसो में ही पढ़ेंगे उसका नागरिक स्वतंत्रता का विचार। प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता, हम दोनों ही विचारों को पढ़ेंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में रूसो के विचार, या प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रता में एक और देख लेता हूं, स्वतंत्रता का विरोधाभास। हम इसमें पढ़ेंगे उसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ ही अगर इसको जोड़ के अगर देखें इसके साथ, तो लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार उसका जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ विचार है। हम इसी में उसका पढ़ेंगे आदर्श विधायक। आदर्श विधायक के संबंध में एक विचार रखता है वो। हम इसी में पढ़ेंगे तर्क के विरुद्ध विद्रोह। और हम इसी में पढ़ेंगे उसकी समीक्षा। रूसो के संबंध में ये सारे विचार हम आज के इस क्लास में समेटते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, जिनमें सबसे मूल जो बात है वो उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। देखिए, सामान्य इच्छा का सिद्धांत पढ़ेंगे तो सामूहिक मैं इसी में आ जाएगा। आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में जो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार इसी में आ जाएगा। आदर्श विधायक के संबंध में विचार है वो भी इसी में आ जाएगा। और जब आप आगे जाके नागरिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता देखेंगे, स्वतंत्रता का विरोधाभास देखेंगे, वो भी इसके सामान्य इच्छा में ही आगे जाके जुड़ जाएगा, वो भी इसी में आ जाएगा। तो देखिए, हम आज की इस क्लास में सामान्य इच्छा के सिद्धांत को शुरू करते हैं। रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है। क्या है ये सामान्य इच्छा, वो समझिए आप। सामान्य इच्छा इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल विल। इंग्लिश में नाम जरूर ध्यान रख लें आप, जनरल विल। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश वाला शब्द, क्योंकि हिंदी में इतना कठिन कोई नाम देते हैं कि इंग्लिश वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 2 नाम हिंदी के एक जैसे से लगते हैं, वो इंग्लिश वाले नाम से तय होगा आपके। क्या है जनरल विल, समझिए आप। रूसो के पूरे समस्त दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो द्वारा एक सुझाई गई एक नया विचार है, एक नया दर्शन है, एक नया वो एक सिद्धांत खड़ा करता है। देखिए, सामान्य इच्छा के सिद्धांत में वो कहता है सामाजिक समझौता हुआ, इसके तहत ये हुआ और राज्य वो अस्तित्व में आया। जहां हमने पिछली क्लास छोड़ी थी उसके आगे शुरू कर रहा हूं मैं। सामान्य इच्छा क्या है, यहां से वो शुरू करता है कि सामान्य इच्छा क्या है।
वो कह रहा है व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है। वो कह रहा है दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है। एक प्रकार की इच्छा होती है, वो होती है उसकी यथार्थ इच्छा, और दूसरे प्रकार की इच्छा होती है, वो होती है आदर्श इच्छा। अब देखिए, यथार्थ इच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आप समझना, और आदर्श इच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आप समझना। हिंदी में आदर्श इच्छा की जगह कोई और नाम दे दिया, यथार्थ इच्छा की जगह कोई और नाम दे दिया, इंग्लिश में वो नाम सेम रहेगा। यथार्थ इच्छा के लिए इंग्लिश में शब्द है एक्चुअल विल, और आदर्श इच्छा के लिए शब्द है रियल विल। क्या होती है यथार्थ इच्छा और क्या होती है आदर्श इच्छा? वो कह रहा है हर एक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है। एक होती है उसकी यथार्थ इच्छा, दूसरी होती है आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा में व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं से प्रेरित होकर जो भी इच्छाएं रखी जाती है, स्वयं मतलब अपने आप से, स्व केंद्रित इच्छाएं हैं ये, अपने खुद तक सीमित इच्छाएं हैं ये। ऐसे इच्छाएं जिसमें व्यक्ति खुद तक केंद्रित रहकर, खुद तक सीमित रहकर जो इच्छाएं रखता है, वो इच्छाएं उसकी यथार्थ इच्छाएं होती है। स्व केंद्रित का मतलब उसके स्वार्थ से जुड़ी हुई, उसके अपने आप से जुड़ी हुई, अपने हित से जुड़ी हुई, केवल खुद के हित से जुड़ी हुई। और ऐसी इच्छाएं जो स्वार्थ आधारित है, केवल व्यक्ति के अपने आप के हित से जुड़ी हुई है, चाहे इससे किसी दूसरे का कितना भी बड़ा नुकसान होता हो, लेकिन उसमें खुद का हित सध रहा है, उसमें खुद के निजी हित शामिल हैं, खुद का स्वार्थ शामिल है। ये इच्छाएं, सारी इच्छाएं क्या होती हैं? ये सारी इच्छाएं यथार्थ इच्छा कहलाती है, जो इच्छा स्व केंद्रित इच्छा होती है, जो इच्छा स्वार्थ आधारित इच्छा होती है। समझ रहे हैं आप? तो ये इच्छाएं स्व केंद्रित इच्छाएं हैं, यथार्थ इच्छाएं। और दूसरी इच्छाएं ऐसी इच्छाएं होती हैं जो इच्छाएं स्व के साथ साथ स्व से आगे बढ़कर वो सर्व इच्छा होती है, सबके हित में होती है। सर्वहित इसमें जुड़ा हुआ है। और सर्वहित में देखिए, समझना इस बात को, सर्वहित में खुद व्यक्ति खुद भी शामिल है, तो खुद का हित भी है इसमें। सर्वहित का मतलब ये नहीं है कि वो अपने हित को साइड में रख रहा है, खुद का हित भी शामिल है, लेकिन खुद के हित में सबका हित भी शामिल है, क्योंकि खुद उस पूरे समाज का हिस्सा है, सबका हित शामिल है इसमें। इसमें सामाजिक कल्याण का भाव निहित है, जनहित का भाव निहित है, सर्वहित का भाव निहित है, सबके कल्याण का भाव निहित है। ये केवल और केवल खुद तक सीमित नहीं है, इसका दायरा खुद से, स्व से बढ़ जाता है और सर्व तक चला जाता है, सब तक चला जाता है। तो ये इच्छा जो स्व केंद्रित है वो यथार्थ इच्छा, और वो इच्छा जो सर्वहित की है वो आदर्श इच्छा। तो आदर्श इच्छा ज्यादा विस्तृत है और यथार्थ इच्छा सीमित है, संकुचित है, एकदम बहुत केवल खुद तक सिमटी हुई है। क्या आप इस बात का अर्थ समझ रहे हैं? एक्चुअल विल और रियल विल को समझिए आप। एक्चुअल विल का मतलब यह है कि ऐसी इच्छा जो केवल खुद के स्वार्थ से जुड़ी हुई है। आदर्श इच्छा, रियल विल का मतलब ऐसी इच्छा जो सबके कल्याण के लिए से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अपनी एक जगह है, अपना मकान जहां बनाना चाह रहा है वो, या उसका मकान जहां पे है वो उसकी जगह है, प्लॉट है या खेत जो भी है उसका, उसके आगे से चौड़ा सारा रास्ता गुजरता है। अब उसे आगे का अपनी सीमा बंदी पे अपनी दीवार बनानी है। इतने देर कच्ची दीवार थी, अब उसे दीवार बनानी है। अब चूंकि उसे दीवार बनानी है और उसका ये मानिए कि प्लॉट है 200-250 गज का है जहां पे उसका मकान बना हुआ है, लेकिन अब उसके अंदर एक इच्छा आती है। उसे लगता है कि चूंकि उसका प्लॉट 200 गज का है और मकान बनने के बाद जगह उसके पास कम बची है आगे बैठने के लिए या पेड़ पौधे लगाने के लिए, जो भी है, गाड़ी खड़ी करने के लिए जो भी जगह कम बची है, अब वो चाह रहा है कि उसके आगे रास्ता जो चौड़ा है 40-50 फीट का है, क्या बिगड़ जाएगा
कि उस रास्ता थोड़ा सा 2-4 फीट छोटा हो जाएगा, तो क्यों नहीं मैं अपनी दीवार को 2 फीट आगे करके कर लेता हूँ। तो मैं 2 फीट थोड़ा सा आगे ले लूँ दीवार को, तो उससे मेरे पास ये पूरी आगे की इतनी जगह वो मेरी सीमा के भीतर आ जाएगी, मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। अब वो अगर ऐसी इच्छा पालता है कि रास्ते की ज़मीन का वो 2 फीट का हिस्सा वो उसके खुद के हिस्से में आ जाए, ये इच्छा उसके स्व केंद्रित इच्छा है, उसके स्वार्थ आधारित इच्छा है। अब चूंकि वो स्वार्थ आधारित इच्छा, अच्छा सामने का रास्ता ये मान लीजिए कि 40-50 फीट का नहीं है, वो मान लीजिए कि 20 फीट का है या 25 फीट का है मान लीजिए। अब मुझे ये बताएं कि 20 फीट का रास्ता है, उसमें से 2 फीट उसने अपने हिस्से में डाल लिए है। ये उसकी आदर्श इच्छा है, ये वो यथार्थ इच्छा है, वो ऐसी इच्छा पाल रहा है। तो यहां से केवल स्वार्थ आधारित है, इससे सबको नुकसान होगा, पूरे मोहल्ले को नुकसान होगा, पूरी कॉलोनी को नुकसान होगा, जो उस रास्ते से गुजरेगा सबको नुकसान होगा। और अगर ऐसी इच्छा पालने वाली कॉलोनी के सारे लोग हो जाएं, तो मुझे ये बताएं कि वो रास्ता जो 20 फीट का है, क्या वो रास्ता सिमट के 15 फीट पे नहीं आ जाएगा? 2 फीट इसने दबाई, 2 फीट सामने वाला भी दबाएगा, और फिर ये 2 फीट तक ही सीमा रहे, ये क्या वो निर्धारित थोड़ी ना है फिर। तो यहां से सब लोगों की दिक्कत होगी, क्योंकि उसके अपने हित की वजह से केवल ये इच्छा उसकी स्व केंद्रित है, स्वार्थ आधारित है। तो इस स्वार्थ आधारित इच्छा से सब लोगों का अहित हो गया। और यहां समझना एक बात, रूसो आगे जाके स्वतंत्रता के विरोधाभास में हम समझेंगे इस बात को, ये वो जो केवल खुद के हित में समझ रहा है उसको, रूसो कह रहा है कि असल में इसमें उसका खुद का हित भी नहीं है। अगर आगे जाके अगर इसको हम देखें, इसको थोड़ा सा विस्तृत दायरे में देखें, तो इसमें उसका अहित भी है, क्योंकि 2 फीट जो रास्ते की जमीन उसके अंदर गई, वो रास्ता उसके खुद के भी तो काम आएगा। वहां दिक्कत केवल पूरे समाज को ही नहीं होगी, बल्कि खुद को उसको भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है। और वो चूंकि आदर्श उस यथार्थ इच्छा से पीड़ित है, तो यथार्थ इच्छा से वो एक पीड़ित है, तो उसका पड़ोसी भी पीड़ित है। तो पड़ोसी अगर उस जगह पड़ोसी भी ले रहा है, तो जब उसके द्वारा वो जगह दबाए जाने से पड़ोसी के पीड़ा हो रही है, तो पड़ोसी द्वारा जगह दबाए जाने से उसकी भी तो दिक्कत होगी। तो इससे सबकी दिक्कत होगी। यह स्व आधारित इच्छा है जो कि जनहित में नहीं हो सकती कभी। ये उसे वो यथार्थ इच्छा कह रहा है, समझ रहे हैं आप। दूसरा वो कह रहा है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा कौन सी इच्छा है? आदर्श इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो इच्छा जन आधारित है, जन कल्याण पे आधारित है, सबके हित में निहित है, सबका हित उसमें शामिल है। समझना इस बात को, यह आदर्श इच्छा है। अब देखिए आगे का रास्ता 20 फीट का था, उसकी प्लॉट 200 फीट की 200 गज की है। अब वो ये चाह रहा है कि देखिए 20 फीट का रास्ता है, 20 फीट का रास्ता हालांकि ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाए तो सबके ही समस्या खत्म हो जाएगी। अब वो ये सोचता है, और उसके पड़ोसी भी ये सोचते हैं उसके साथ। वो ये सोचे, केवल उस तक सीमित कीजिए एक बार बात को, वो ये सोचे कि मैं 1 फीट अपनी जगह में से 1 फीट रास्ते में दे देता हूं, तो जो रास्ता 20 फीट का था वो 21 फीट का हो जाएगा। अगर उसके जैसा ही विचार सामने वाले ने भी रखा तो रास्ता 22 फीट का हो जाएगा। समझना है इस बात को। तो ये जो वो अपना खुद का हित नहीं देख रहा है केवल, बल्कि सबका हित देख रहा है, और सब में वो खुद भी शामिल है। तो वो अगर 1 फीट का रास्ता बाहर छोड़ देता है, तो हालांकि व्यक्तिगत तौर पे उसके हुआ तो नुकसान, लेकिन ये नुकसान अगर आप उसको ओवरऑल देखें तो उसका केवल ये नुकसान नहीं है, ये इसके लाभ की बात है। क्योंकि इस आदर्श इच्छा से वो जो रास्ता 20 फीट का था वो 21 फीट का हो गया, और वो रास्ता क्योंकि रात दिन उसी के तो काम आना है, सबसे ज्यादा उसी के काम आएगा, तो यहां उसका हित उसमें, उसका भी हित उसमें शामिल है। आने जाने वाले जितने भी लोग हैं सबका हित उसमें है, और उसका हित भी उसमें है। समझ रहे हैं आप। तो वो रास्ता 20 से 21 फीट हो गया, ये उसकी आदर्श इच्छा है जो सबके हित में निहित है, जिसमें सबका हित निहित है, सर्वहित निहित है, केवल स्व केंद्रित नहीं है, वो सर्व केंद्रित है। समझ पा रहे हैं आप। अब समझिए कि सामान्य इच्छा क्या है। तो रूसो कह रहा है
कि आदर्श इच्छा तो हर एक व्यक्ति के अंदर है, और समाज के हर एक व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? सामान्य इच्छा बन जाती है। मतलब यह कि प्रत्येक व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग, समाज में रहने वाले सभी लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग क्या कहलाता है? सामान्य इच्छा कहलाता है। तो सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे हुआ? प्रत्येक व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं के संयोजन से सामान्य इच्छा का निर्माण हो गया। हम समझते हैं कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात की रास्ते का उदाहरण जो हमने लिया। अब रास्ते का उदाहरण हमने लिया, हम ये एक उदाहरण लीजिए कि एक कॉलोनी के लोग हैं, वो कॉलोनी के लोग मिलकर अपनी कॉलोनी के डेवलपमेंट के संबंध में कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं कि हम कॉलोनी के विकास के संबंध में कुछ निर्णय कर लेते हैं, जिस पे हम सभी लोग सहमत हो जाएंगे, वो निर्णय हम कर लेंगे। तो मान लीजिए 100 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं, 100 घर रहते हैं, तो 100 घरों के मुखिया वो एक जगह इकट्ठे होकर अपनी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर यथार्थ इच्छा भी है और हर एक व्यक्ति के अंदर आदर्श इच्छा भी है। हर एक व्यक्ति के अंदर की यथार्थ इच्छा कहती है कि मेरे घर के आगे का रास्ता का 1 फुट मैं अपनी जमीन के अंदर ले लूं, मुझे रास्ते पर 1 फीट बाहर की जगह मिल जाए। ये इच्छा हर एक व्यक्ति की है। और हर एक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा भी है, चलिए मैं 1 फुट यार लेने की बजाय अगर मैं छोड़ दूं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब समझना आप, अगर मान लीजिए इन 100 में से एक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उस रास्ते की 1 फीट की जमीन मुझे दे दी जाए, तो क्या वो बाकी के 99 लोग सहमत होंगे उससे? कतई नहीं होंगे। और हर एक व्यक्ति के अंदर की इच्छा है, कोई जमीन लेना चाह रहा है, कोई और कुछ लेना चाह रहा है, कोई और कुछ लेना चाह रहा है कॉलोनी में से। अब हर एक व्यक्ति की यथार्थ इच्छा, ध्यान रखें एक रूसो एक बात कहता है, प्रत्येक व्यक्ति की यथार्थ इच्छा दूसरे की यथार्थ इच्छा की विरोधी होती है। मैं अगर 1 फीट की जगह दबाना चाहूंगा तो मेरे सामने वाला जो पड़ोसी है वो उसकी यथार्थ इच्छा उसकी विरोधी है यथार्थ इच्छा, वो ऐसा मेरे इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं होगा और मैं उसकी यथार्थ इच्छा से बिल्कुल सहमत नहीं होगा, और कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इस यथार्थ इच्छा से कभी भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि वो विरोधी होती है। 2 व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाएं हमेशा विरोधी होती है, क्योंकि वो स्वार्थ आधारित होती है, क्योंकि वो केवल और केवल खुद का स्वार्थ साधती है। तो जब सभी लोगों की ने अपनी अपनी यथार्थ इच्छा प्रकट की तो सबकी यथार्थ इच्छाएं आपस में टकराई और विरोधी होने की वजह से समाप्त हो गई। सबकी यथार्थ इच्छा नकार दी गई। बाकी के सब लोगों ने हर एक व्यक्ति की यथार्थ इच्छा को नकारा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यथार्थ इच्छा से बाकी के सब लोगों का नुकसान होगा, तो वो नकार देते हैं इसको। उन्होंने इसको नकार दिया, तो यथार्थ इच्छाएं हो गई समाप्त। अब बचती है इच्छा कौन सी? आदर्श इच्छा। अब एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं अपनी जगह में से 1 फीट का रास्ते पे छोड़ता हूं और अपने दीवार को 1 फीट के अंदर दीवार चुन लूंगा। नई कॉलोनी कट रही हो, मैं 1 फीट की जगह छोड़ता हूं रास्ते के ऊपर। अब उसकी ये आदर्श इच्छा वो सबके लिए हित में है कि नहीं है? सबके हित में है, सब सहमत हो जाएंगे इससे। और दूसरे व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी यही है। अब एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा किसी भी दूसरे व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आदर्श इच्छा आपका लाभ करती है और आपकी आदर्श इच्छा मेरे लिए लाभदायक है। आदर्श इच्छा सबका कल्याण करती है, किसी का भी विरोध नहीं है इसमें। तो पूरी कॉलोनी के सब लोग अपनी अपनी आदर्श इच्छा से कहते हैं कि हम अपनी अपनी जगह का 1-1 फीट रास्ते पे छोड़ते हैं, 1-1 फीट जगह रास्ते पे छोड़ते हैं। तो पूरी कॉलोनी का रास्ता जो 20 फीट का था वो 22 फीट का हो जाएगा। सबको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? सबको लाभ हो गया। ये केवल रास्ते का उदाहरण, आप किसी और उदाहरण से समझ लीजिए। चाहिए वो कॉलोनी के डेवलपमेंट में अपना त्याग करके कुछ करना चाह रहे हैं, तो यहां सबकी आदर्श इच्छाओं का योग, सबने अपनी अपनी आदर्श इच्छाओं का योग किया, वो जो एक रिजल्ट आया कि हम अपनी अपनी जगह सब 1-1 फीट की जगह छोड़ते हैं, वो सामान्य इच्छा हो गई। सबकी आदर्श इच्छाओं का योग वो आदर्श क्या हो गई? सामान्य इच्छा हो गई। तो सामान्य इच्छा क्या है समझिए आप। सामान्य इच्छा का मतलब, सामान्य इच्छा में यथार्थ इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, वो उसका सामान्य इच्छा का संबंध आदर्श इच्छा से है। एक बात तो ये समझिए। लेकिन आदर्श इच्छा किसकी? सभी की, या बहुमत की, या एक व्यक्ति की?
तो यहां 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो आया सबकी आदर्श इच्छाओं का योग, एक है कुछ लोगों की या बहुमत की। तो मतलब आदर्श, चलिए एक तो वो आदर्श इच्छा है, पहली बात तो आदर्श इच्छा है। दूसरी बात इच्छा है वो सबकी है कि बहुमत की है कि एक की है। आदर्श इच्छा को छोड़ दिया आप, आदर्श इच्छा तो है ही, अब वो सबकी है मतलब सर्वसम्मति या फिर बहुमत मतलब अधिकतर लोगों की इच्छा या फिर एक व्यक्ति की इच्छा। वो इच्छा है किसकी, सबकी इच्छा है या बहुमत की इच्छा है या एक व्यक्ति की इच्छा है। तो देखिए रूसो कहता है कि एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा वो दूसरे व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विरोधी नहीं होती है। तो यहां सर्वसम्मति का मामला ठीक है, लेकिन सर्वसम्मति के साथ वो आदर्श इच्छा जुड़नी चाहिए। यदि सभी लोगों की इच्छा तो है, लेकिन वो सभी लोगों की यदि यथार्थ इच्छा है, तो वो सभी लोगों की यथार्थ इच्छा कभी सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। सभी लोगों की इच्छा, लेकिन वो इच्छा कैसी हो, आदर्श इच्छा हो। फिर आप सामान्य इच्छा को बहुमत की इच्छा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बहुमत की इच्छा को आप आदर्श इच्छा, ये सामान्य इच्छा कहेंगे, वो ठीक नहीं है। किसी एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, बहुमत की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, सर्वसम्मति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है। शर्त क्या है, वो होनी क्या चाहिए, आदर्श इच्छा होनी चाहिए। शर्त यह है, एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा होनी वो हो सकती है, लेकिन वो आदर्श इच्छा होनी चाहिए। और आदर्श इच्छा किस पे डिपेंड है, इसका मतलब यह है कि वो यदि सामाजिक कल्याण पे आधारित है, यदि वो जनहित पे आधारित है, यदि वो लोक कल्याण पे आधारित है, यदि वो सर्वहित पे आधारित है, यदि इस पर आधारित इच्छा है, तो एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा है, बहुमत की इच्छा भी सामान्य इच्छा है, सर्वसम्मति की इच्छा भी सामान्य इच्छा है। लेकिन यदि ये सभी प्रकार की इच्छा यदि वो यथार्थ इच्छा से पीड़ित है, तो फिर वो सामान्य इच्छा नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो आदर्श इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, सर्व इच्छा हित पर आधारित होनी चाहिए, जनहित पर आधारित होनी चाहिए, सामाजिक कल्याण पर आधारित होनी चाहिए, लोक कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। तो सामान्य इच्छा का मतलब किसी एक की इच्छा पर डिपेंड नहीं है, बहुमत की इच्छा पर डिपेंड नहीं है, सर्वसम्मति की इच्छा पर डिपेंड नहीं है। सामान्य इच्छा का संबंध जन कल्याण से है, सर्वहित से है, लोक कल्याण से है। आपके प्रश्न आए, सीधे सीधे तौर पे प्रश्न आए कि सामान्य इच्छा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपसे लिखा सभी की इच्छा या बहुमत की इच्छा, लेकिन ध्यान रखें ऑप्शन में आपके आएगा जन कल्याण की इच्छा या जन कल्याण या सामाजिक कल्याण या जनहित या सर्वहित। तो आपके सामान्य इच्छा का संबंध इनसे है, किसी एक की या बहुमत की या सभी की इच्छा से नहीं है। समझ रहे हैं आप? सामान्य इच्छा का संबंध सबके कल्याण से है, सबके हित से है। एक बात तो आप ये समझिए, तो सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? तो अभी हमने बात की, सामान्य इच्छा का निर्माण होता है सभी की आदर्श इच्छाओं के योग से। आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। समझ रहे हैं आप? तो सामान्य इच्छा का निर्माण आदर्श इच्छा से हुआ और आदर्श इच्छा का संबंध सामाजिक कल्याण से है। तो इस तरीके से जो सामान्य इच्छा बनेगी, वो सामान्य इच्छा क्या होगा, वो सामान्य इच्छा का रूप क्या होगा, वही सामान्य इच्छा संप्रभु है। उसी सामान्य इच्छा को रूसो ने संप्रभु की संज्ञा दी है, वो संप्रभु है। अब वो जो सामान्य इच्छा अस्तित्व में आई, वो सामान्य इच्छा का स्वरूप क्या है, वही रूसो के सामाजिक समझौते में राज्य का स्वरूप है। समझना, राज्य के स्वरूप को अगर आप पिछली क्लास में ढंग से नहीं समझ पाए तो यहां समझना, वो राज्य कैसा होगा। क्योंकि राज्य क्या है, वो सरकार क्या है, वो सामान्य इच्छा ही राज्य है, सामान्य इच्छा ही सरकार है। और वो सामान्य इच्छा क्या है समझना आप। वो सामान्य इच्छा का स्वरूप कैसा होगा, वो सामान्य इच्छा निरंकुश है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सामान्य इच्छा सबके कल्याण में निहित है। उस सामान्य इच्छा में सबका हित निहित है।
और सबके हित को अगर जबरदस्ती भी लागू किया जाए तो वो ठीक है। वो सामान्य इच्छा निरंकुश है, वो सामान्य इच्छा असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वो असीमित है, क्योंकि वो असीमित इसलिए भी है क्योंकि मेरी सब उस सामान्य इच्छा में मेरी इच्छा भी निहित है, और मैं चूंकि उस समाज का हिस्सा हूं, और केवल मेरी इच्छा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा निहित है, और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा निहित है। इसका मतलब वो क्या है, सबके हित में, सबके न केवल हित में है बल्कि मेरी इच्छा है और मुझ में ही लागू हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्यों उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ठीक है। हालांकि एक बात और आगे रूसो बताएगा, समझना इस बात को, कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जो स्वतंत्रता का विरोधाभास आएगा उसमें हम बात करेंगे कि यदि व्यक्ति यथार्थ इच्छा से पीड़ित है तो इसका मतलब मैं सामान्य इच्छा से सहमत नहीं हूं। इसका मतलब यही तो है कि मैं सामान्य इच्छा से सहमति नहीं रखता। उसने कहा ना कि एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, बशर्ते कि वो सामाजिक कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। इसका मतलब यदि कोई दूसरा व्यक्ति वो मेरे विचार से सहमत नहीं है, मेरी इच्छा सामान्य इच्छा में आदर्श इच्छा है जो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मेरी उस इच्छा से सहमत नहीं है, लेकिन मेरी उस आदर्श इच्छा में उस व्यक्ति का हित भी तो निहित है, और वो व्यक्ति है वो यथार्थ इच्छा से पीड़ित है, वो अपने खुद की स्व केंद्रित इच्छा से पीड़ित है, लेकिन उस स्व केंद्रित इच्छा से उसका खुद का भी नुकसान होगा और मेरी आदर्श इच्छा से उसका खुद का भी लाभ होगा। इसका मतलब मेरी जो इच्छा है जिससे वो सहमत नहीं है, वो इसका मतलब अपने खुद के हित से असहमत है, और इसका मतलब वो खुद का ही हित नहीं करना चाह रहा है, जिससे उसकी खुद की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। तो इसका मतलब वो अपनी ही स्वतंत्रता का विरोधी है। तो उसको स्वतंत्रता कब मिलेगी, जब वो जो मेरी जो आदर्श इच्छा है उससे सहमत नहीं है, यदि उसको जबरदस्ती उस आदर्श इच्छा का फॉलो करवाया जाए तब वो स्वतंत्र होगा। मतलब उसको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा से सहमत नहीं है तो भी उसके ऊपर वो निरंकुश होगी, तो भी वो असीमित होगी। वो सामान्य इच्छा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता, निरंकुश होगी। वो जबरदस्ती किसी व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, क्योंकि इससे वो अधिक स्वतंत्र होगा। हम आगे बात करेंगे इस बारे में। वो आगे कहता है कि वो सर्वोच्च है, न केवल असीमित है बल्कि सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो सर्वोच्च सत्ता है, निरंकुश है। फिर वो कहता है अदेय है। देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा में अदेय होना उसका बहुत विशेष गुण है। सबसे ज्यादा जोर रूसो अदेय पर देता है। रूसो की सामान्य इच्छा को समझना आप, रूसो कहता है सामान्य इच्छा को किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व वो खुद ही करता है, और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व किसी कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल मैं ही कर सकता हूं। कोई दूसरा व्यक्ति इस सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी इच्छा का वाहक केवल मैं खुद हूं। कोई दूसरा व्यक्ति मेरी इच्छा का वाहक नहीं हो सकता। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता कि यह दूसरा व्यक्ति मेरी इच्छा को जाहिर कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी। मेरी इच्छा को जाहिर केवल मैं ही कर सकता हूं। इसका मतलब मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व केवल मैं ही कर सकता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। यह अदेय है, सामान्य इच्छा अदेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसी आधार पर रूसो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र का विरोध करता है। वो कहता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो चुना हुआ प्रतिनिधि उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कहां पर? व्यवस्थापिका में, और वहां कानून बनाता है, कानून निर्माण में भाग लेता है, और वो कहता है कि मैं इतने लोगों की जनता का, इतनी जनता का, इतने लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसका मतलब मेरी इच्छा है वो उन सब की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, उन सब की इच्छा ही मेरी इच्छा है। बात समझ रहे हैं आप? जबकि रूसो क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब वो जो प्रतिनिधि हमने चुना
उस प्रतिनिधि को तो हमने अपनी इच्छा से चुना है, लेकिन हमारी इच्छा उसको चुनते ही समाप्त हो गई है, क्योंकि अब आगे जो वो काम करेगा वो अपनी इच्छा से करेगा और उसकी इच्छा कभी हमारी इच्छा कभी हो ही नहीं सकती। इस व्यक्ति को चुनने में तो हमारी इच्छा थी, लेकिन हमारी इच्छा वहीं पे समाप्त हो गई है। आगे उसने जो भी काम किया वो सारा का सारा वहां पर सामान्य इच्छा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसलिए रूसो इंग्लैंड का उदाहरण देके कहता है कि इंग्लैंड 5 साल में केवल एक ही बार स्वतंत्र होता है। कब? जब प्रतिनिधियों को वो चुनते हैं, क्योंकि प्रतिनिधियों को आम जनता चुनती है, चुनती तो अपनी इच्छा से। तो अपनी इच्छा को जब वो जाहिर करते हैं तब तो वो स्वतंत्र होते हैं। उस एक दिन तो वो स्वतंत्र हुए जब उन्होंने चुना, लेकिन उसके बाद 5 साल वो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया ही नहीं जाता है। लोगों की इच्छा कभी आती नहीं है, वो प्रतिनिधि अपनी इच्छा रखता है। इसका मतलब इंग्लैंड चुनाव होते ही वो क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है, परतंत्र बन जाता है। केवल वो 5 साल में एक ही दिन स्वतंत्र होता है जिस दिन चुनाव होते हैं, क्योंकि वो सब लोगों की इच्छा उसी दिन जाहिर होती है, बाकी दिन उनकी इच्छा जाहिर होती नहीं है, प्रतिनिधि की इच्छा जाहिर होती है। और इच्छा को कभी भी क्या प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं आप? इसीलिए वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही समर्थन करता है, प्रतिनिधि और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोध करता है। तो सामान्य इच्छा की उसने क्या बताई? सामान्य इच्छा की उसने विशेषता बताई कि वो क्या है? निरंकुश है, असीमित है, सर्वोच्च है और अदेय तो उसका सबसे बड़ा गुण है। फिर वो कहता है अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा का विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर वो कहता है कि ये गुणात्मक है। सामान्य इच्छा मात्रात्मक नहीं है बल्कि गुणात्मक है। गुणात्मक वही बात है जो हमने अभी बात की। गुणात्मक का मतलब एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है। एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा, वो भी अगर वो जन कल्याण पर आधारित है तो सामान्य इच्छा है, क्योंकि दो व्यक्तियों की सामान्य इच्छा कभी भी, दो व्यक्तियों की आदर्श इच्छा कभी भी विरोधी नहीं होती है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि देशों का सम्मेलन यूएनओ में होता है, यूएनओ में पूरी दुनिया के देश शामिल हो रहे हैं, और यदि वो यथार्थ इच्छा से पीड़ित है हर देश, तो वो कहेंगे कि हम तो अपने अपने देशों में फैक्ट्रियां खूब लगाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का खूब उत्सर्जन करेंगे, और कार्बन के उत्सर्जन से हमें क्या दिक्कत है, हम तो प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। विकसित देश यही सोचते हैं कि हम अगर एसी खूब ज़्यादा लगाते हैं, खूब ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं, तो कार्बन के उत्सर्जन से हमें क्या दिक्कत है, हमारा देश तो विकास कर ही रहा है। तो यहाँ वो यथार्थ इच्छा से पीड़ित है। लेकिन देखिए, ये यथार्थ इच्छा न केवल दूसरे लोगों को, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, बल्कि उस देश को भी तो, के पर्यावरण को भी तो प्रदूषित कर रही है। उससे उस देश का भी तो नुकसान है। और दूसरी तरफ यदि ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम कार्बन के उत्सर्जन की एक सीमा तय करते हैं, अधिकतम इससे ज़्यादा कोई भी देश कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर हमने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में कदम उठाया, और इससे केवल दूसरों का ही हित नहीं हुआ है, बल्कि हमारा खुद का हित भी शामिल है। पूरी दुनिया के हित को हमने शामिल कर लिया इसमें। ये आदर्श इच्छा है। यदि एक देश ऐसा प्रस्ताव रखता है तो दूसरे देश का भी तो उसमें हित है। तो एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा वो दूसरे की आदर्श इच्छा के विरोधी नहीं है, दूसरे किसी का विरोध नहीं होता है उसमें, सबका हित उसमें निहित है, सबका कल्याण उसमें निहित है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आदर्श इच्छा, एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी वो सामान्य इच्छा हो सकती है। ये समझिए आप, एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है, बशर्ते कि वो सामाजिक कल्याण पे, सर्वहित पे, जनहित पे आधारित हो। तो सामान्य इच्छा में वो ये विशेषता बताता है, सामान्य इच्छा जनहित पर आधारित है। मोटे तौर पे अगर आप एक देखें, सामान्य इच्छा एकता पर आधारित होती है। एकता का मतलब उसमें सबका एकाकार का भाव निहित है, सबको बांध के रखती है वो, क्योंकि किसी के अहित में नहीं होती है, किसी के विरोध में नहीं होती, वो एकता का भाव होता है उसमें। और सबसे मोटी बात अगर आप एक बात शब्द में देखें सामान्य इच्छा की विशेषता को, तो वो जनहित पर आधारित होती है। बस इस बात को, ये उसका अर्थ है, ये समझिए, ये सारी उसकी विशेषताएं हैं, तो ये उसका अर्थ है।
ये सारी उसकी विशेषताएं हैं, ये उसका अर्थ है। ये सामान्य इच्छा का मतलब वो जनहित पर आधारित इच्छा। समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम देखते हैं सामान्य इच्छा के बारे में अलग अलग विचारकों ने कुछ बात कही है। सामान्य इच्छा के बारे में ग्रीन कहते हैं कि सामान्य इच्छा क्या है, तो वो कहते हैं सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। सामान्य हित मतलब सबका हित, एक कॉमन सबका जो हित जिसमें है। सामान्य हित की सामान्य चेतना, चेतना मतलब हमारी जागरूकता या हमारी इच्छा, हमारी वो एक अंदर का भाव, जो अगर हमारी सामान्य हित की, सबके हित की हमारी अंदर की चेतना है ना, वही सामान्य इच्छा है। हमारा ऐसा भाव जो सबके कल्याण पर आधारित है, वही सामान्य इच्छा है। तो ग्रीन कहते हैं सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से वाहन है, वो कहते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश कटा लेवायथन है। तो यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ कोटेशंस की बात कर लेते हैं। ग्रीन तो क्या कहते हैं, ग्रीन का कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। वो तो ये कहते हैं। इसके अलावा वाहन क्या कहते हैं, वाहन कहते हैं रूसो की सामान्य इच्छा का तुलना कर रहे हैं किससे, रूसो के लेवायथन से। और क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों निरंकुश है। रूसो में भी पूर्ण सत्तावाद है, होब्स में भी पूर्ण सत्तावाद है। होब्स भी अपने लेवायथन को पूरी तरीके से क्या बनाते हैं, निरंकुश बनाते हैं, और रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को पूरी तरीके से निरंकुश बनाता है। तो वो कहता है कि रूसो की सामान्य इच्छा रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो होब्स का लेवायथन है, बस फर्क इतना है कि उसका सिर काट दिया गया है। होब्स का शीश कटा लेवायथन, शीश कटा लेवियाथन है। अच्छा, शीश कटा लेवायथन क्यों कहा? क्योंकि देखिए, समझना आप, होब्स का जो लेवायथन है निरंकुश है, रूसो की सामान्य इच्छा है निरंकुश है, असीमित है, कोई उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है उसके ऊपर। लेकिन होब्स का लेवायथन में इसमें फर्क इतना है कि इसका तो लेवायथन सिर के सहित है, इसका सामान्य इच्छा शीश विहीन है। कैसे? होब्स का लेवियाथन, होब्स जो राजा बता रहा है, अपना राजा बना रहा है, जो लेवियाथन की बात कर रहा है, वो किसी एक व्यक्ति में उसको आरोपित कर रहा है। उसके पास सारी पावर है, वो राजा को पावर दे रहा है, उसके पास सारी पावर है, और उसके जो पावर है असीमित है, निरंकुश है, पूरी तरीके से। समझ रहे हैं आप? अब उस राजा की अपनी पहचान तो है ही। होब्स का राजा, उसकी पहचान है कि ये राजा है, उसमें सारी पावर, उस राज्य के सारे पावर उसमें है, वो उन शक्तियों का यूज करेगा। और राजा की पहचान तो है ही, और पहचान चेहरे से होती है, पहचान चेहरे से ही तो होती है, शीश से ही तो होती है। तो होब्स के लेवायथन की तो पहचान होती है, क्योंकि वो पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति राजा है और इस व्यक्ति में सारी पावर है। होब्स, रूसो की सामान्य इच्छा ये भी निरंकुश है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति में नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज में है। हर एक व्यक्ति की इच्छा, सब लोगों में वो पावर है, वो सामान्य इच्छा सब लोगों की इच्छा है, सब लोगों में निहित है वो पावर, वो सामान्य इच्छा है। अब सब लोगों में, अब पूरे समाज में ये कॉलोनी के लोग हैं, सब की सामान्य इच्छा है, तो वो निरंकुश है। सब लोगों की ने जो इच्छा डेवलप की वो निरंकुश है। अब उस सामान्य इच्छा क्या है, वो निरंकुश हो गई। तो ये पहचान है क्या कि इस व्यक्ति में है? पहचान नहीं है। तो अब उसकी पहचान नहीं है, तो पहचान किससे होती है? चेहरे से होती है, शीश से होती है। तो दोनों निरंकुश है, लेकिन इस वाली तो एक व्यक्ति में है, तो इसकी पहचान की जा रही है। इस वाली किसी एक व्यक्ति में नहीं है, सब में है, तो पहचान नहीं है। तो एक ऐसी सामान्य इच्छा है, वो सामान्य इच्छा वो ऐसी पावर है जिसका सिर काट दिया। सिर काट दिया का मतलब उसकी पहचान नहीं है, एक व्यक्ति में नहीं है वो, उसकी कोई पहचान नहीं है सामान्य इच्छा की।
निरंकुश तो है उतनी ही, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं है, उसको पहचान नहीं सकते कि इसमें है। इसका मतलब वो कहता है कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश कटा लेवायतन है। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से हम और अगर बात करें तो एल टी हबाउस कहते हैं कि सामान्य इच्छा के साथ मुख्य दिक्कत क्या है। एल टी हबाउस कहते हैं, एल टी हबाउस एक विचार रखते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा के साथ मुख्य आपत्ति यह है, उसके साथ मुख्य दिक्कत यह है कि जहां तक ये सामान्य है वहां तो ये इच्छा नहीं है, और जहां तक ये इच्छा होगी वहां पर ये सामान्य नहीं है। क्योंकि इच्छा तो व्यक्तिगत होती है, सामान्य क्या होती है? तो जहां पर ये सामान्य आ गया, तो जब सामान्य हुआ तब तो इच्छा क्या हुई? इच्छा तो व्यक्तिगत होती है। और जहां पर ये इच्छा है, इच्छा तो व्यक्तिगत होती है, तो फिर सामान्य कैसे हुई? तो एल टी हबाउस कहते हैं कि सामान्य इच्छा पर मुख्य आपत्ति यह है कि जहां पर यह सामान्य है वहां पर तो यह इच्छा नहीं है, और जहां पर यह इच्छा है वहां पर यह सामान्य नहीं है। समझ रहे हैं आप? एल टी हबाउस ये कहते हैं। तो रूसो ने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, इस सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप क्या अस्तित्व में आया? रूसो की इस सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप वो कहता है कि एक लोकप्रिय संप्रभु अस्तित्व में आया। इस सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप क्या अस्तित्व में आता है? इस सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप लोकप्रिय संप्रभु, वो अस्तित्व, प्रतिनिधि तो है नहीं, वो लोकप्रिय संप्रभुता अस्तित्व में आती है। लोकप्रिय संप्रभु क्या है? लोकप्रिय संप्रभु का मतलब है कि वो सबकी सामान्य इच्छा आ गई, वही लोकप्रिय संप्रभु है, जिसमें हर एक व्यक्ति हिस्सा ले रहा है, हर एक व्यक्ति शामिल है उसमें, हर एक व्यक्ति की इच्छा शामिल है उसमें, हर एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा शामिल है उसमें। तो वो लोकप्रिय अस्तित्व में आ गया, सब लोगों की भागीदारी है उसमें। और ये लोकप्रिय संप्रभु वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब रूसो चाह रहा है कि शासन प्रक्रिया में, शासन प्रणाली में हर एक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा रखेगा, उसकी यथार्थ इच्छा औरों की यथार्थ इच्छा से कट जाएगी, और आदर्श इच्छा उनका योग सामान्य इच्छा हो जाएगा, और वही सामान्य इच्छा लोकप्रिय संप्रभु है, वही सामान्य इच्छा शासन प्रणाली है। तो इसका मतलब व्यवस्थापिका में रूसो क्या चाहता है कि व्यवस्थापिका में जो कानून निर्माण हो रहा है, नीति निर्माण हो रहा है, वो कानून निर्माण में सब लोग हिस्सा लें और अपनी अपनी इच्छा रखें। अपनी अपनी इच्छा रखेंगे तो यथार्थ इच्छा आपस में कट जाएंगी, आदर्श इच्छा बनेगी, वही कानून हो जाएगा। जिस संबंध में, जिस बारे में वो अपनी अपनी इच्छाएं रखेंगे और वो आदर्श इच्छाएं जो उनकी होगी, वो उस संबंध में नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और वही कानून सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस कानून को किसने बनाया? सामान्य इच्छा। वही कानून तो सामान्य इच्छा है। वो सामान्य इच्छा कहां से आई? प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा से आई। तो वो व्यवस्थापिका में सब लोगों की भागीदारी होगी, और सब लोगों की वो भागीदारी ही लोकप्रिय संप्रभुता है। तो ये लोकप्रिय संप्रभुता सभी लोगों में है, और उसकी उस व्यवस्थापिका में सभी लोग भाग ले रहे हैं। समझना इस बात को, सभी लोग भाग ले रहे हैं इसमें, और सभी लोग भाग ले रहे हैं। यहां पे मैं आपको देखिए दो शब्द यहां पे खास तौर से समझा देना चाहता हूं कि उसकी सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा जो आई, इसी सामान्य इच्छा से किसका निर्माण हुआ? लोकप्रिय संप्रभुता। और यही लोकप्रिय संप्रभुता, यहां से दो बातें समझना आप। यह लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब व्यवस्थापिका में सभी लोगों की भागीदारी, इसका मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब यहीं से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात समझ लीजिए आप। अब सब लोग भागीदारी लेंगे शासन प्रणाली में, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। समझ रहे हैं आप? यहां से दो शब्द समझना आप। एक तो है सामूहिक मैं, सामूहिक मैं, सामूहिक मैं का निर्माण। मैं तो मतलब मैं, सामूहिक मतलब सब, तो दोनों एक साथ कैसे हो गए? सामूहिक का मैं का मतलब तो केवल अकेला, सामूहिक का मतलब सब लोग, तो सामूहिक मैं कैसे हो गया? तो सामान्य इच्छा वही तो सामूहिक में है, जो एल टी हबाउस कह रहा है कि जहां तक वो सामान्य है वहां तक इच्छा नहीं है, जहां तक वो इच्छा है वहां वो सामान्य नहीं है। तो सामूहिक का मतलब तो सामान्य, मैं का मतलब इच्छा, मैं का मतलब केवल मेरी, सामूहिक का मतलब सबकी।
तो सामूहिक मैं, वो कह रहा है सब लोग जब इकट्ठे होंगे, इस बात को ध्यान से समझना, सब लोग इकट्ठे होकर वो एक अपनी अपनी इच्छा रख रहे हैं, तो सबकी यथार्थ इच्छा तो कट गई, और अब क्या बची? आदर्श इच्छा बची। आदर्श इच्छा में क्या होगा कि मेरी आदर्श इच्छा दूसरों की भी आदर्श इच्छा यथार्थ उसके भी कल्याण करेगी। तो यहां से जो सामान्य इच्छा बनेगी, उस सामान्य इच्छा में मेरी इच्छा है कि नहीं है? मेरी इच्छा भी है, उसकी इच्छा नहीं है कि उसकी भी है, उसकी नहीं है कि उसकी भी है, सबकी है। और वो चूंकि सबकी इच्छा है, तो वो सामान्य इच्छा मेरा प्रतिनिधित्व करती कि नहीं करती? मेरा भी करती है, बिल्कुल मेरी इच्छा भी उसमें शामिल है। तो उसमें मैं हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल मैं भी हूं। लेकिन दूसरा है कि नहीं? दूसरा भी है। वो है कि नहीं? वो भी है। सब है, तो वो सामूहिक मैं है। वो सामूहिक मैं है। सामान्य इच्छा क्या है? सामूहिक मैं है, क्योंकि वो जो सामान्य इच्छा बनी वो मैं भी हूं उसमें, और प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा है कि मैं भी हूं, तो वो सामूहिक मैं हो गया, कलेक्टिव रूप से है वो। समझ रहे हैं? वो कलेक्टिव मी है या कलेक्टिव आई है, कि वो मैं भी हूं। सामान्य इच्छा मतलब मैं भी हूं, लेकिन वो केवल और केवल मैं नहीं हूं, बल्कि हर एक मैं हूं। समाज जितने भी है ना, समाज में जितने लोग, सबके सब मैं, वो उसमें शामिल है। वो सामूहिक मैं है। इस बात को समझ रहे हैं आप? तो सामूहिक मैं का संबंध रूसों की सामान्य इच्छा से है। समझना इस बात को ध्यान से। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उस सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ ना, उसमें मेरी भी इच्छा है, मेरे पड़ोसी की भी इच्छा है, इधर वाले पड़ोसी की भी इच्छा है, सबकी इच्छा है। और चूंकि सबकी इच्छा है, इसका मतलब हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है वो। हर एक व्यक्ति की इच्छा उसमें शामिल है। मेरी इच्छा, मैं उसमें हूं, वो उसमें है, वो उसमें, सामूहिक में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेकिन रूसो कहता है कि हर एक व्यक्ति में कानून निर्माण की समझ नहीं होती है। कानून निर्माण की पेचीदगियां, कानून निर्माण की बारीकियां वो उसमें नहीं। उसकी इच्छा तो है कि ये ऐसे है, बस ये बनाना, ये करना है, ये निर्णय ये सही है, लेकिन उस निर्णय को कानून का जो रूप देना है, कानूनी जो बारीकियां हैं, कानूनी की जो तकनीकी ज्ञान है, उसका ज्ञान उसे नहीं है। तो उसने अपनी इच्छा का तो रिप्रेजेंटेशन, अपनी इच्छा को तो उसने रख दिया, ये है, ये होना चाहिए, लेकिन उसको वो शब्द का रूप नहीं दे पा रहा है। ये समझ, ये ज्ञान, ये तकनीकी ज्ञान, ये तकनीकी समझ हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। तो वो कह रहा है कि आदर्श विधायक की बात कर रहे हैं। रूसो यहां आदर्श विधायक की बात करता है। आदर्श विधायक कौन होगा? ये आदर्श विधायक एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को कानून की समझ है, तकनीकी ज्ञान है उसे। वो क्या करेगा? सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छाएं रखी, सामान्य इच्छा का निर्माण कर दिया। ये सामान्य इच्छा है हमारी कि इस कॉलोनी के का रास्ता है, वो 1-1 फीट सब लोग छोड़ेंगे, वो 22 फीट का हो जाएगा। ये हम सब लोगों की सामान्य इच्छा है। अब कानून बनाना है हमें एक रास्ते के बारे में, इस कॉलोनी के संबंध में कानून बनाना है कि रास्ता 22 फीट का होना चाहिए, लेकिन उस कानून की रूपरेखा कैसे क्या लिखें, लिखना नहीं आ रहा है किसी को, ये समझ हर किसी व्यक्ति में नहीं है। अब वो आदर्श विधायक की बात करता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसे इस बारे में समझ है कि कैसे क्या लिखना है, शब्द ज्ञान क्या होना चाहिए। तब वो व्यक्ति क्या करता है? वो उस कानून को लिखता है। और वो लिखने वाला व्यक्ति कौन है? आदर्श विधायक है। वो उस कानून को लिखित रूप दे रहा है, वो उसको एक नया, एक रूप दे रहा है, एक प्रारूप में ढाल रहा है, एक सांचे में ढाल रहा है। वो आदर्श विधायक है। लेकिन आदर्श विधायक के बारे में आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स को दूर कर लेना आप ध्यान से। रूसो कहता है कि आदर्श विधायक के पास कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं है उसके पास, वो शक्तिशाली नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, और वो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया ही नहीं जा सकता। वो तो केवल और केवल उसको रूप दे रहा है, बाकी वो अन्य लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वो तो अन्य लोगों ने जो अपनी अपनी इच्छा रखी उसको रूप दे रहा है बस। बाकी वो इस तरीके से वो उन सबकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा वहां पे। वो तो केवल सबकी जो आदर्श, वो सामान्य इच्छा बनी, उसको लिख रहा है, केवल रूप दे रहा है उसको। वो ताकतवर नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है।
उसको वो शक्तिशाली नहीं बना रहा है। शक्ति तो सामान्य इच्छा में है, वो सब लोगों की इच्छा थी वो उसमें है। तो वो अन्य लोगों से विशेष नहीं है, अन्य लोगों से अलग नहीं है, अन्य लोगों से सर्वोच्च नहीं है, अन्य लोगों से ऊपर नहीं है, अन्य लोगों के बराबर है। बस वो अलग केवल इस मायने में है कि उसके पास उसको लिखने की समझ है, उसकी समझ, उसके तकनीकी ज्ञान है उसका, इसलिए वो केवल उसको रूप दे रहा है बस। बाकी वो अन्य लोगों से शक्तिशाली नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको बात। तो आदर्श विधायक कह रहा है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन कर, इस तरीके से वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है और इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सामूहिक मैं की बात करता है, आदर्श विधायक की बात करता है कि आदर्श विधायक होगा। और वो इसका मतलब क्या मान रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि व्यवस्थापिका जो होगी, इस व्यवस्थापिका का निर्माण किससे होगा, प्रतिनिधियों से नहीं होगा, इसमें सामूहिक जनता होगी। ये जनता जितनी भी है उस देश की, सारे के सारे लोग मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण करेंगे और उसमें अपनी अपनी इच्छाओं को रखेंगे, वो कानून निर्माण होगा, वो सामान्य इच्छा होगी। लेकिन रूसो कह रहा है कि निर्णय कर लिया, सामान्य इच्छा कर लिया, सामान्य इच्छा आ गई, लेकिन जो कार्यपालिका है, जो कार्य करेगी, वो कह रहा है एक समिति होगी, वो समिति काम करेगी। काम करने का जो काम है, नीति निर्माण वगैरह जो भी है, वो तो व्यवस्थापिका कर लिया, लेकिन काम जो करेगी उस दिशा में काम करने की जिम्मा, कि हमने ऐसा ऐसा ये किया है, अब इस काम करने का जिम्मा एक छोटी समिति होगी, छोटी समिति कर लेगी, वो कार्यपालिका है। अब उस कार्यपालिका में सारे लोग शामिल नहीं हैं, काम करने वाले कुछ लोग हैं बस। वो एक समिति हो जाएगी, वो काम कर देगी, लेकिन ये काम करेगी किसके अकॉर्डिंग, ये जो निर्णय बनाई करेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये पावरफुल नहीं है कार्यपालिका, पावरफुल तो ये है। और ये व्यवस्थापिका किससे बनती है, सभी लोगों से मिलकर बनती है। इसका मतलब पावर किस में है, सभी लोगों में है। और पावर का मतलब संप्रभुता, और जिसको उसने क्या कहा, लोकप्रिय संप्रभुता। इस बात को समझना है आपको। यह लोकप्रिय संप्रभुता है रूसो की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जिसका संबंध है, सामूहिक मैं से जिसका संबंध है, सामान्य इच्छा से जिसका संबंध है, आदर्श विधायक से जिसका संबंध है। समझ रहे हैं आप ये बात। तो इस तरीके से आदर्श विधायक की बात रूसो करता है, सामूहिक मैं की बात रूसो करता है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात रूसो करता है। ये बात हमने कर ली। अब एक बात और करता है वो, उसको आप और समझिए, जो इसी से जुड़ी हुई बात है, इससे अलग नहीं है, और वो है स्वतंत्रता के संबंध में। और स्वतंत्रता के संबंध में रूसो देखिए पहले तो बात करता है एक प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में। पहले आप ये समझ लीजिए, फिर वो बात करता है नागरिक स्वतंत्रता के बारे में, फिर आप वो समझ लीजिए, और इसके आगे हम स्वतंत्रता के विरोधाभास की बात कर लेंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में, राज्य के निर्माण से पूर्व जिस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से रहता था, प्रकृति में एकदम मस्त तरीके से जो रहता था, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। और उस स्वतंत्रता की तो बराबरी कभी की ही नहीं जा सकती। वो स्वतंत्रता तो प्राकृतिक स्वतंत्रता ऐसी है जिसमें व्यक्ति पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। जब उसकी भूख लगती है वो खा लेता है, जब प्यास लगती है पी लेता है, जब उसकी नींद आती है वो सो जाता है, जब उसको हंसने का मन करता है हंस लेता है, रोने का मन करता है रो लेता है। जैसा उसकी इच्छा कर रही है वैसा वो कर लेता है। एकदम मस्त और स्वच्छंद सुख तरीके से अपना जीवन जी रहा है वो। उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ज्ञान का नियंत्रण नहीं है, विवेक का नियंत्रण, कोई विवेक नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि ज्ञान से तो नियंत्रण हो जाता है। ज्ञान जब आदमी के पास आ जाता है ना, तब तो वो समझने लगता है कि अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि उस अवस्था में उसको पता नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो चूंकि उसे पता ही नहीं है क्या अच्छा और क्या बुरा है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें अच्छा ही बुराई का तो उसको कोई तोलना तो है ही नहीं ना, क्या करना है। उसको किसी बात पे कसौटी पे कसना नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो मुझे बुरा नहीं करना है, ये अच्छा करना है, या ये अच्छा है बुरा जो भी है, लेकिन ऐसा करने से मैं बुरा लगूंगा, चाहे ये बुरा है, लेकिन ऐसा करने से यदि मैं बुरा लगूंगा तो मुझे ये करना नहीं है, दिखाना नहीं है, चाहे मैं कर लूँ ऐसा छुपके कर लेना चाहे। वो उसे इसका ज्ञान ही नहीं है, नैतिक अनैतिक का पता ही नहीं है, शुभ अशुभ का पता ही नहीं है, उचित अनुचित का पता ही नहीं है। तो वो तो अपना जो मन में आ रहा है वो कर रहा है बस। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, और इसको उसने श्रेष्ठ अवस्था कहा, ये ठीक है एकदम। लेकिन निजी संपत्ति के उदय से और जनसंख्या के बढ़ने से ये प्राकृतिक स्वतंत्रता नष्ट होने लगी।
व्यक्ति के अंदर दखल होने लगा। यहाँ से प्राकृतिक अवस्था गौण होगी। ज्ञान के विकास की वजह से प्राकृतिक अवस्था वो गौण होगी, और ज्ञान के विकास के वजह से धीरे धीरे स्वतंत्रता वैसे ही गौण होगी। यही वजह है कि रूसो प्रबोधन काल का विरोध करता है, पुनर्जागरण का विरोध करता है, इनका विरोध करता है रूसो, और कहता है कि ये प्रबोधन काल और ये जो है ना पुनर्जागरण अवस्था, इसने व्यक्ति को नैतिक दृष्टिकोण से पतन कर दिया है। ज्ञान और विज्ञान के विकास ने, कला और विज्ञान के विकास ने व्यक्ति का नैतिकता को एकदम गिरा दिया है। तो वो कहता है कि जब सामाजिक समझौता हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, राज्य के निर्माण की वजह से सामान्य इच्छा अस्तित्व में आई, सब लोगों ने मिलकर जो अपनी आदर्श इच्छाओं को रखा, यथार्थ इच्छाएं कट गई, आदर्श इच्छाएं बची, सामान्य इच्छा आई, तो उस सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसमें सबका हित निहित है, सबका कल्याण निहित है, और चूंकि उसमें सबका कल्याण निहित है, सबका हित निहित है, तो वो जो स्वतंत्रता अस्तित्व में आई, वो स्वतंत्रता कौन सी आई? नागरिक स्वतंत्रता का उदय हुआ। तो राज्य के निर्माण के बाद सामान्य इच्छा के माध्यम से जो स्वतंत्रता अस्तित्व में आई, वो नागरिक स्वतंत्रता है, जिसमें सबका हित निहित है। ये नागरिक स्वतंत्रता वो अपने मामले में, ये पूरे समाज के मामले में व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, वो नागरिक स्वतंत्रता है, जो श्रेष्ठ किस्म की स्वतंत्रता है। जो प्राकृतिक अवस्था राज्य के अस्तित्व से पहले थी, ये राज्य के अस्तित्व के बाद में है। समझना आप, ये राज्य के वजूद से पहले की अवस्था है, ये राज्य के वजूद के बाद की अवस्था है। ये नागरिक स्वतंत्रता राज्य के द्वारा, जो सामान्य इच्छा के द्वारा माध्यम से जिसका निर्माण हुआ, वो नागरिक स्वतंत्रता है। इसमें व्यक्ति उस स्वतंत्रता का उपभोग करता है जो केवल उसके स्व पर आधारित नहीं है, बल्कि सबके हित पर आधारित है। तो इसका मतलब है कि रूसो की ये प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्रकृति प्रदत्त थी, ये तो प्रत्येक व्यक्ति की मनचाही इच्छा है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के दायरे में आती है। लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रता है, ये नागरिक स्वतंत्रता उसके कौन सी स्वतंत्रता में आ गई? आप थ्योरी पढ़ेंगे तब देखना, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के दायरे में आ जाती है। तो रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक बन जाता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के बाद में जो वर्तमान समाज की वो बात कर रहा है, सामान्य इच्छा के माध्यम से जो स्वतंत्रता आएगी, वो नागरिक स्वतंत्रता है, जिसमें व्यक्ति सबके हित के अकॉर्डिंग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है। तो यहाँ व्यक्ति का स्व से ऊपर उठी हुई स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता ऐसी है जो उसके स्वार्थ आधारित नहीं है, जन कल्याण पर आधारित है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप देखिए रूसो के दो विचार स्वतंत्रता के संबंध में जो वो रखता है, वहां स्वतंत्रता का विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक उसका विचार, एक उसकी कोटेशन है, दो कोटेशन की बात करेंगे हम। एक कोटेशन है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है या स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये दो विरोधी बातें हैं। पैदा तो हुआ स्वतंत्र और जंजीरों में जकड़ा हुआ भी है। ये दोनों बातें कैसे हुई? या तो आदमी स्वतंत्र हो सकता है या फिर जंजीरों में जकड़ा हुआ हो सकता है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? दूसरा, वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। एक कोटेशन है उसका, बाध्य किया जाएगा। आप यहां से सामान्य इच्छा को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कैसे किया जा सकता है? बाध्यता और स्वतंत्रता एक साथ कैसे मिल सकती है? यह क्या मामला है भाई? बाध्य ही कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप उसकी स्वतंत्रता समाप्ति हो गई। और अगर स्वतंत्र है तो बाध्य नहीं कर सकते आप। बाध्यता और स्वतंत्रता में से तो एक ही चीज रहेगी एक साथ, दोनों कैसे रह सकती है? तो रूसो की तर्क प्रणाली समझना आप। रूसो की तर्क प्रणाली बहुत गजब की है। वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है, सामान्य इच्छा का निर्माण करता है, तो इच्छा प्रकट करता है तो वो यथार्थ इच्छा को से पीड़ित यदि वो है, तो यथार्थ इच्छा, तो एक व्यक्ति की यथार्थ इच्छा दूसरों की यथार्थ इच्छा से कट जाएगी, तो वो सहमति बनेगी नहीं। आदर्श इच्छा से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अब सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ तो
इसका मतलब सामान्य इच्छा में उस व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है। लेकिन एक व्यक्ति को लीजिए एक बार आप, वो व्यक्ति सामान्य इच्छा से सहमति नहीं रखता है। वो ये सोचता है कि ये मेरी जो यथार्थ इच्छा है उससे पीड़ित है। वो सोचता है कि मेरा तो ये काम हो जाए बस, इसमें मेरा हित इसमें निहित है, स्वकेंद्रित स्वार्थ पर आधारित है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो बस मजा आ जाए। वो सामान्य इच्छा से सहमति नहीं रख रहा है और वो अपनी यथार्थ इच्छा से पीड़ित है। वो अपनी स्वार्थ आधारित इच्छा को पूरा करना चाह रहा है। इसका मतलब रूसो कह रहा है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि उसकी यथार्थ इच्छा से वो सोच तो रहा है कि उसकी खुद की को हित उसमें निहित है, लेकिन खुद का हित भी उसमें निहित नहीं है। क्योंकि उस स्वतंत्रता, उस कार्य से उसका भी, दूसरों का तो अहित होगा ही होगा, उसका खुद का भी अहित होगा। और यदि ऐसी यथार्थ आधारित इच्छा सबको दे दी जाए तो अगर उसकी इच्छा से, यथार्थ इच्छा से दूसरों को नुकसान हो रहा है तो दूसरों की यथार्थ इच्छा से उसका भी नुकसान होगा। तो यदि वो दूसरों की स्वतंत्रता, उसके कार्य से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होगी तो दूसरों के उस यथार्थ इच्छा द्वारा किए गए कार्य से उसकी स्वतंत्रता भी बाधित होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा है। वो दूसरों की स्वतंत्रता के लिए उसका कार्य खतरा है तो दूसरों का कार्य उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तो अब क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि वो यथार्थ इच्छा से जो पीड़ित है, अब उसे सामान्य इच्छा को फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसको फॉलो करने के लिए वो सहमत नहीं है। हालांकि उसकी उस सामान्य इच्छा में उसका हित निहित है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है उसको। उसे सामान्य इच्छा को फॉलो करने के लिए बाध्य किया जाएगा, और जब बाध्य किया जाएगा तब क्या होगा? तब वो सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप उसका हित तो होना ही है, लास्ट में उसका हित होगा, तब उसे लगेगा कि अरे हाँ मेरा तो हित हुआ इसमें, तब उसका वो स्वतंत्र होगा, तब उसकी स्वतंत्रता ज्यादा निखर कर बाहर आएगी। जैसे उस कॉलोनी में एक आदमी, सब ये सोच रहे हैं कि रास्ता 1-1 फीट छोड़ दिया जाए। एक आदमी सोच रहा है कि मैं तो रास्ता दबा लूं, 2 फीट और बाहर निकालूं, रास्ता 2 नहीं बल्कि 2 फीट और बाहर निकालूं। वो ऐसा सोच रहा है तो उससे दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। तो पूरी कॉलोनी के रास्ते तो हो गए चौड़े, उसके घर के आगे का रास्ता रहेगा सकड़ा, जिससे नुकसान औरों को तो होगा ही होगा, उसको भी होगा। तब उसे बाध्य किया जाएगा कि तू पीछे सड़क, और उसको 1 फीट उसके अंदर और ले गए, दूसरों के बराबर हो गई सड़क, तब उसे वो स्वतंत्र और ज्यादा हो जाएगा। उसकी गाड़ी जो उसके घर के अंदर नहीं घुस रही थी अब तक, वो आराम से घुसेगी, अब वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। वो अगर बाहर निकलना चाह रहा है तो उसको अंदर जाने के लिए बाध्य किया जाएगा, उससे वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये आदर्श इच्छा, सामान्य इच्छा को मानने के लिए बाध्य किए जाने की बात है, जिसमें उसका हित में निहित है और उसके हित में उसकी स्वतंत्रता है। समझ गए? व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, एकदम प्राकृतिक स्वतंत्रता के दायरे जब पैदा होता है तब उसको ज्ञान नहीं है, तब तो उसकी जो स्वतंत्रता हो तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के दायरे में रहता है। वो जब तक उसमें समझ नहीं है तो वो प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करता है, जन्म लेता है, एकदम बच्चा जब है, जब तक उसे ज्ञान नहीं है तब तक उसके पास प्राकृतिक स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे जैसे समाज के ज्ञान उसके पास आते हैं, जैसे जैसे समाज के रीति रिवाज, समाज की परंपराएं, समाज में हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, समाज की शिक्षा उसे मिलती है, वो देखता है, अनुसरण करता है, देख देख के सीखता है, सीख कर तब वैसे वैसे उस ज्ञान से उसके ऊपर बंधन आने लगते हैं। वो उन सब चीज़ों को सीखता है, तब ज्ञान बंधन आते हैं। तब वो ये सीखता है कि उसे हंसना भी है तो कितनी मात्रा में हंसना है, किस डिग्री में हंसना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हंसा बुरा लगेगा, इससे कम हंसा बुरा लगेगा, इतनी डिग्री में हंसना। उसे प्रतिबंध लगा उसके ऊपर, हंसने पर प्रतिबंध लगा, बोलने पर प्रतिबंध लगा कि ये बोलेगा तो बुरा लगेगा, ये बोलेगा तो बुरा लगेगा, कम बोलेगा तो अच्छा नहीं है, ज़्यादा बोलेगा तो अच्छा नहीं है। बोलने की डिग्री उसने तय कर ली, ये प्रतिबंध लगा उसके ऊपर। अनेक प्रकार के प्रतिबंध है उसके ऊपर, पहनने पे प्रतिबंध, बोलने पर प्रतिबंध, खाने पे प्रतिबंध, बैठने पे प्रतिबंध, चलने पे भी। ऐसे चलेगा तो वो गवार कहलाएगा, ऐसा नहीं चलना, ऐसे चलना है उसे, उसके भी नियम हो गए। प्रतिबंध लगा, अपनी मर्जी से चल नहीं सकता हूँ, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता हूँ, अपनी मर्जी से हंस नहीं सकता हूँ। खाने का तरीका है, वो धीरे धीरे ऐसे खाएगा ना, चम्मच से, इस तरीके से, सभ्य समाज के तरीके से, तथाकथित रूप से, तब वो सभ्य कहलाएगा। अब वो मर्जी से खाना चाह रहा है एकदम, लेकिन
प्रतिबंध है उसके ऊपर अब कि ऐसे तो बुरा लगेगा वो, इसलिए इस तरीके से प्रतिबंधित होकर खाएगा तो उसे सभ्य माना जाएगा, ये ज्ञानवान माना जाएगा, ज्ञानी माना जाएगा रूसो की नज़र में। तो इस कला और विज्ञान के विकास ने हमें क्या कर दिया है, बांध दिया है, हमारी स्वतंत्रता खो गई है कहीं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि स्वतंत्रता खो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि समाज के जितने भी ज्ञान, वो जो सामाजिक नियम हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो हमें बांध देते हैं, वो स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से स्वतंत्रता, इसे स्वतंत्रता का विरोधाभास कहा जाता है। स्वतंत्रता का विरोधाभास कहीं भी शब्द आए वहां इसका मतलब वो रूसो से संबंधित है, ये ध्यान रखें आप। तो देखिए, स्वतंत्रता का विरोधाभास भी आपने पढ़ लिया, प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता भी आपने पढ़ ली, और अब अंत में रूसो की समीक्षा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूसो की आलोचना कई विचारकों ने की और कई विचारकों ने उसकी प्रशंसा भी की, उसके बारे में अच्छे शब्द भी कहे, अच्छे वक्तव्य भी कहे। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि रूसो है वो एक रूमानीवादी व्यक्ति है, प्राकृतिक पर्यावरण का समर्थन करता है, प्रकृतिवाद का समर्थन करता है, वो रूमानीवाद है, उसमें रोमांटिसिज्म है। और रूसो के रोमानीवाद से देखिए, नव मार्क्सवाद जब आप पढ़ेंगे ना आगे जाके, तब आप देखेंगे कि वो रूसो के रोमानीवाद से बहुत प्रभावित है, उस प्राकृतिकरण से बहुत प्रभावित है। कार्ल मार्क्स से हालांकि वो प्रभावित है, लेकिन रूसो और कार्ल मार्क्स को मिक्स कर रहे हैं नव मार्क्सवाद, दोनों का मिक्सर है नव मार्क्सवाद, जिनमें आप हेबर मार्क्स को पढ़ते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे को पढ़ते हैं, आप थ्योडोर अडोर्नो को पढ़ते हैं, मैक्स हार्खहाइमर को पढ़ते हैं, एरिक फ्रोम को पढ़ते हैं, लुई अल्थुजर को पढ़ते हैं। ये जितने विचारक हैं, एंटोनियो ग्राम्सी की जब आप बात करते हैं, आप ज्यापाल सार्त्र की बात करते हैं, वो जितने नव मार्क्सवादी विचारक हैं, वो सारे के सारे नव मार्क्सवादी विचारक वो रूसो और कार्ल मार्क्स इन दोनों से प्रभावित है। समझ रहे हैं आप? रूसो की कई चीज़ों को ग्रहण करते हैं, मार्क्स से कई चीज़ों को ग्रहण करते हैं, दोनों का मिक्सर ही नव मार्क्सवाद है, ये समझिए आप। तो रूसो ने आलोचना किसकी की? रूसो आलोचना करता है, पुनर्जागरण का विरोध करता है। रूसो प्रबोधन काल, एनलाइटनमेंट एज जो है, प्रबोधन काल, उसकी आलोचना करता है, जिसमें ज्ञान के विकास हुआ था, उसकी आलोचना करता है रूसो। इनका तो कट्टर विरोध करता है, इनका विरोध करता है, इनकी आलोचना करता है। समझ रहे हैं आप? रूसो के बारे में कई विचारक ये मानते हैं, और जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा है, सर्वाधिकारवादी विचारधारा है, आपके आदर्शवादी विचारधारा है, आपके नव मार्क्सवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, बहुत सारी उदारवादी विचारधारा है। हर एक विचारधारा का विचारक व्यक्ति, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसे रूसो में अपने आप को दिखाई देता है, आप खुद को तलाशता है वो हर एक विचारक। उसे ये लगता है कि रूसो मेरे समर्थन में बात कर रहा है। व्यक्तिवादी विचारक को, व्यक्तिवादी विचारधारा के व्यक्ति को भी ऐसा लगता है, और पूर्ण सत्तावादी विचारधारा के व्यक्ति को भी लगता है। दो विरोधी विचारधाराएं हैं ये, और दोनों को ये लगता है कि रूसो मेरे समर्थन में बात कर रहा है। क्योंकि रूसो जब व्यक्ति के बारे में बात करता है, व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देने की बात करता है, तब व्यक्तिवादी विचारक खुश हो जाते हैं। और जब वो अपनी सामान्य इच्छा को निरंकुश बनाता है, असीमित शक्तियां देता है, एकदम अपरिमित शक्तियां देता है, तो पूर्ण सत्तावादी खुश हो जाते हैं कि ये हमारे समर्थन में बात कर रहे हैं। तो ये सभी विचारक वो रूसो में अपनी प्रेरणा ढूंढते हैं, अपनी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और एक विचारक है जिन्होंने इस बारे में एक विचार लिखा भी, बारकर ने कहा कि चाहे हम वामपंथी हो, वामपंथी मतलब साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति, चाहे हम वामपंथी हो, चाहे उससे भी वाम, मतलब वामपंथी में से भी सुपरलेटिव डिग्री के वाम, चाहे हम वामपंथी हो, चाहे उससे भी वाम, और चाहे हम दक्षिणपंथी हो, चाहे उससे भी दक्षिण, मतलब दक्षिणपंथियों में से भी टॉप के दक्षिणपंथी हैं, धुर दक्षिणपंथी, या चाहे आप धुर वामपंथी हो, आपको रूसो में अपने विचार देखने को मिल जाएंगे। ये बारकर कहते हैं रूसो के बारे में, कि बारकर कहते हैं कि चाहे हम वामपंथी है, चाहे उससे भी वाम, और चाहे दक्षिणपंथी है, चाहे उससे भी दक्षिण, हमें रूसो में अपने विचार देखने को मिल ही जाएंगे।
समझ रहे हैं आप? दो विरोधी विचारधारा के विचार भी आपको एक साथ रूसो में देखने को मिलते हैं, एक जैसी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये रूसो के तार्किक प्रणाली का एक प्रभाव है। रूसो के विचारों का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा खासतौर से फ्रांस पे, तो कि फ्रांस की क्रांति का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। रूसो को फ्रांस की क्रांति का आध्यात्मिक जनक कहते हैं। आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने तो कहा, नेपोलियन बोनापार्ट तो यह तक कहता है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, ये नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। बारकर के कथन के बारे में आप पता ही है कि यदि हम वामपंथी हो या उससे भी वाम, और चाहे हम दक्षिणपंथी हो, चाहे हम दक्षिणपंथी हो या उससे भी दक्षिण, हम दोनों को ही रूसों में अपने विचार देखने को मिल जाएंगे, ये बारकर कहता है। रूसो का एक विचार हमने अभी तक वो थोड़ा सा देखना है, हमें वो नहीं पढ़ा, हमने भूल गए थे हम। एक वो समझिए आप, तर्क प्रणाली, तर्क के विरुद्ध विद्रोह। पहले आप इसको देख लीजिए। रूसो अपनी तार्किक प्रणाली से तर्क के विरुद्ध विद्रोह की बात करता है, जो हमने अभी पहले बात की थी कि जिस तरीके से वो ज्ञान और विज्ञान और कला के विकास का विरोध करता है, ज्ञान का विरोध करता है, विज्ञान का विरोध करता है। वो ये जो सभ्यता, संस्कृति जो हम बात करते हैं, कल्चर की जो हम बात करते हैं, इसका विरोध करता है। वो कहता है कि इस ज्ञान ने पूरी दुनिया को पर बंधन लगा दिए हैं, उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। वो कहता है कि ये जो जिसको आप दर्शन कहते हैं, वो दर्शन क्या है? ये बौद्धिक आडंबर है। वो कहता है ये तर्क, व्यक्ति जो तर्क करता है ना, तर्क से ही तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इससे ही दर्शन की बात आती है, इससे विज्ञान की बात आती है। इस तर्क से ही तो क्या क्या आता है? तर्क की वजह से ही ज्ञान आता है, तर्क की वजह से ही विज्ञान है, तर्क की वजह से ही कला है, तर्क की वजह से ही दर्शन है। बात समझ पा रहे हैं आप? तर्क की वजह से ही तो है ये सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे, ये सभ्यता संस्कृति जो है, ये तर्क की वजह से ही तो है सब कुछ। अब वो कह रहा है कि ये ज्ञान, ये विज्ञान, विज्ञान को क्या कहता है? वो कहता है विज्ञान तो निष्क्रिय जिज्ञासाएं हैं। विज्ञान को निष्क्रिय जिज्ञासा बताता है, ऐसी जिज्ञासा जो बेकार की है, निष्क्रिय है, कोई तुक नहीं है इससे। वो कहता है कि ये दर्शन क्या है? वो कहता है दर्शन तो बौद्धिक आडंबर है। उच्च स्तर का बौद्धिक आडंबर है, दिखावा है, केवल उच्च स्तर के शब्दों को जाल में बुनकर और लोगों के सामने किया गया आडंबर है, भ्रम है, ये बौद्धिक आडंबर है। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश है, नाकाम कोशिश है, बेकार है। तो दर्शन को वो बौद्धिक आडंबर बता रहा है। सभ्यता क्या कह रहा है? वो कह रहा है सभ्यता संस्कृति जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो रंगीन चमकीले फीते हैं, रंगीन चमकीले फीते जो दिखाई देते हैं एकदम सजावट के रूप में, सजावटी फीते हैं ये, बाकी इनका अर्थ कुछ नहीं है, मूल्य कुछ नहीं है, बेकार है सब कुछ। तो वो तर्क के विरुद्ध विद्रोह करता है कि ये सब चीजें बेकार है। भोलापन श्रेष्ठ क्या है? फिर वो कह रहा है श्रेष्ठ क्या है? व्यक्ति का भोलापन जो प्राकृतिक अवस्था में था वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? प्रकृतिकरण, प्रकृतिवाद, प्रकृति की गोद में रहना, उसी नैसर्गिक तरीके से, वो श्रेष्ठ तरीका है। तो उसने कहा कि एक कोटेशन है, उसका ध्यान रखना ज्ञान के संबंध में, एक व्यक्ति के संबंध में, कि विचारशील व्यक्ति पतित पशु है।
विचारशील व्यक्ति पतित पशु है। ऐसा व्यक्ति जो कि विचार करता है, जो कि तर्क करता है, जो कि ज्ञान रखता है, जो कि विज्ञान में माहिर है, जो कि कला का ज्ञान रखता है, जो कि दर्शन का ज्ञान रखता है, जो कि सभ्यता का ज्ञान रखता है, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति जो विचार करता है, तर्क करता है, वो पतित पशु है। पशु है और वो भी पतित मतलब गिरा हुआ। पशु भी कैसा पशु? एकदम से गिरा हुआ पशु है। समझ रहे हैं आप? तो विचारशील व्यक्ति को पतित पशु कहता है, जबकि खुद रूसो उच्च श्रेणी का दार्शनिक है, उच्च श्रेणी का तार्किक व्यक्ति है। अपनी तर्क शैली से ही तो उसने सारे विचार लिखे हैं। तो वो कहता है विचारशील व्यक्ति पतित पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार कहता है कि विचारशील व्यक्ति पतित पशु है? ये रूसो कहता है, क्योंकि वो तर्क के विरुद्ध विद्रोह की बात करता है। वो कहता है कि इस तर्क ने, इस ज्ञान ने, इस विज्ञान ने पूरी दुनिया का कबड़ा कर दिया है। इसको नैतिक दृष्टिकोण से इसका पूरा का सत्यानाश कर दिया है पूरी दुनिया में। ये रूसो कह रहा है। ठीक है, तो चलिए आप इन कोटेशंस को थोड़ा ध्यान रखें। रंगीन चमकीले फीते उसने सभ्यता संस्कृति को कहा, दर्शन को बौद्धिक आडंबर कहा, विज्ञान को निष्क्रिय जिज्ञासाएं कहा, विचारशील व्यक्ति को पतित पशु कहा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तर्क के विरुद्ध विद्रोह का मतलब रूसो है। चलिए हम कुछ और बात करते हैं आगे। प्रकृतिवाद का प्रभाव इतना कि मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा। प्रकृति का शिशु। बारकर का आपने पढ़ ही लिया कि बारकर ने कहा कि आप चाहे वामपंथी हैं, चाहे वामपंथी से भी वाम, चाहे आप दक्षिणपंथी हैं, चाहे उससे भी दक्षिण, रूसो में आपको सारे के सारे वो सब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है। रूसो को रूमानी व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है, और रूसो खुद कहता है कि तर्क मनुष्य को, व्यक्ति को खुद के विरुद्ध खड़ा कर देता है। एक कोटेशन है उसका। चलिए, बर्क ने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा, बर्क ने कहा। और जीडीएच कोल रूसो को राजदर्शन का पिता कहता है। कॉन्स्टेंट कहते हैं कि रूसो प्रत्येक प्रकार के अधिनायकवाद का पिता है, चाहे किसी प्रकार का अधिनायकवाद है वो उसका पिता है। जेल टोलमैन कहते हैं कि रूसो 20वीं सदी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत है। सीबी मैकफर्सन ने रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र कहा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो विकासवादी लोकतंत्र कहा सीबी मैकफर्सन ने। सीबी मैकफर्सन, जब आप आगे जाके लोकतंत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र को अलग अलग संज्ञा दी। हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। वोल्टेयर रूसो के बड़े आलोचक विचारक हैं। वोल्टेयर कहते हैं, फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर की भी भूमिका थी। तो वोल्टेयर कहते हैं कि जब मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं हाथ और पैर के बल चलूँ। हाथ और पैर के मतलब जानवर चलते हैं ना चार पैरों से, तो वो कहता है मैं दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल चलूँ, ऐसे मतलब जानवर की तरह चलूँ, मुझे एकदम पशु होने जैसा एहसास होता है। ये वोल्टेयर कहते हैं। इसके अलावा देखिए, लियो स्ट्रॉस कहते हैं, ये बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना। और लियो स्ट्रॉस रूसो को राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रतीक कहते हैं। लियो स्ट्रॉस, आप राजनीतिक सिद्धांतों के पतन और उसके पुनरुत्थान की बात करेंगे तब आप नव परंपरावाद पढ़ेंगे, वहां लियो स्ट्रॉस का नाम पढ़ेंगे। लियो स्ट्रॉस रूसो को क्या कहते हैं? राजनीति दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर, आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक। लियो स्ट्रॉस किसको कह रहा है? ये वो कह रहा है रूसो को। लियो स्ट्रॉस का नाम ध्यान रखना है इसमें। चलिए, हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, रूसो एक किताब लिखते हैं द एमिल, 1762 में ही जब उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, द एमिल भी लिखी। इस द एमिल में उनके शिक्षा संबंधी विचार हैं। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार वो कौन सी पुस्तक में है? एमिल में है। और एमिल में वो शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की बात करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो उन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक भी कहा जाता है। इसी एमिल की वजह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के विचारक भी उनको रूसो को कहा जाता है।
तो रूसो में आज हमने देखिए पूरा उसके रूसो के दर्शन को पढ़ा, किस तरीके से वो सामाजिक समझौते की बात करता है, किस तरीके से फिर वो सामान्य इच्छा की बात करता है, सामूहिक मैं की बात करता है, आदर्श विधायक की बात करता है, लोकप्रिय संप्रभु की बात करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है, किस तरीके से वो प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता के विरोधाभास में आ जाता है, और हमने उसमें तर्क के विरुद्ध विद्रोह की बात वो भी हमने पढ़ी। तो आज की क्लास में हमने रूसो के समस्त दर्शन को देखा। रूसो का ये टॉपिक आज यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम बेंथम की क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में आप पढ़ते रहें लगातार और अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।